हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और मेंस आंसर राइटिंग का आज डे 2 है। डे 1 में हमने 2 क्वेश्चन कवर करे थे और डेली इस इनिशिएटिव में हम 2 क्वेश्चंस कवर किया करेंगे, जिसमें आपको एक मॉडल फ्रेमवर्क पे हम डिस्कस करेंगे। देन यू विल गेट द मॉडल आंसर। उस मॉडल आंसर पर डिस्कशन करने के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इनिशिएटिव है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो नॉलेज गेन होगी, यू विल नो द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर, एक कंसिस्टेंसी बनेगी उससे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। जिसने पहले का कवर नहीं करा है वो वीडियो में जाके देख सकता है चैनल पर, डे 1 की वीडियो। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अंडरस्टैंड बाय स्टैग्फ्लेशन। आप स्टैग्फ्लेशन से क्या समझते हैं? Do you agree with the view that Indian economy is as experiencing stagnation? Justify your opinion. तो अगर आपको स्टैग्फ्लेशन नहीं पता है तो there is no need to answer this question, skip कर दीजिए जनरली। बट इफ यू नो तो देखना है कैसे हैंडल करेंगे। जिसको नहीं पता है मैं एक्सप्लेन भी क्या होता है। इंडियन इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस कर रही है स्टैग्फ्लेशन? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्टली, जिसका आंसर जनरली यस या नो में हो सकता है कि हाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है। ये नहीं कि आप उस क्वेश्चन में बोल दोगे कि हाँ इंडियन इकोनॉमी जो है स्टैग्फ्लेशन में है या नहीं है। बैलेंस का मतलब है यू विल टेल कि हाँ कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि स्टैग्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट एट द सेम टाइम कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता क्योंकि देयर आर सम एविडेंसेस जो इसके अपोज में जाते हैं। दोनों चीजों को बैलेंस करके यू हैव टू गिव द आंसर। तो देखते हैं, आप पहले स्टैग्फ्लेशन समझ लेते हैं क्या होता है। स्टैग्फ्लेशन के लिए थोड़ा सा इकोनॉमी की बेसिक्स पे जाना पड़ेगा कि एक इन्फ्लेशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, किसी चीज के प्राइस में प्राइस बढ़ना इकोनॉमी में। अब इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है ये टारगेटेड होती है। इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव मैनी टाइम्स। तो क्यों पॉजिटिव होती है वो समझते हैं, देन वी विल कनेक्ट टू द स्टैग्फ्लेशन। ये बेसिक उनके लिए जिनको जानकारी नहीं है स्टैग्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, क्यों कैसे पॉजिटिव हो सकता है। इन्फ्लेशन क्यों होता है इकोनॉमी में? तो 2 रीजन होते हैं। मैं स्पेसिफिकली डिमांड साइड की बात करूंगा। इन्फ्लेशन डिमांड से कनेक्टेड होता है। जब किसी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, उसके प्राइस भी बढ़ते हैं। सपोज कीजिए 100 पैकेट हैं किसी, कोई प्रोडक्ट है उसके 100 पैकेट है, बिस्किट के पैकेट मान लीजिए। अभी 100 की पैकेट की डिमांड है मार्केट में, तो मार्केट बिल्कुल एक बैलेंस सिचुएशन में चल रहा है। बट ये डिमांड, सॉरी, 100 पैकेट की जगह 200 पैकेट की डिमांड हो जाए तो 100 ही है वहां। तो जब कोई भी चीज प्रोडक्ट कम हो जाता है जो भी हम खरीदते हैं, जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, उस अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उसका स्टॉक कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ते हैं। हम जनरल देखते हैं कि जो चीज कम है उसके प्राइस ज्यादा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब देखिए, ये जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चर, वो इस सप्लाई को बढ़ाने का ट्राई करेंगे। और जब वो सप्लाई को बढ़ाने का ट्राई करते हैं, सपोज कीजिए अभी वो अपनी कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, 100 सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको सप्लाई बढ़ानी है, और ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उनको और रॉ मटेरियल मतलब इनपुट चाहिए होगा, और साथ में चाहिए होंगे लेबरर या एम्प्लॉयज काम को देखने के लिए। और ये जो एम्प्लॉयज होते हैं जब ये ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, बेरोजगारी कम होगी। उसके साथ में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब ही होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने से हम क्या देखते हैं कि डिमांड बढ़ती है। डिमांड के बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ होती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इन चीजों को इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर लेंगे पहले तो। अब आते हैं हम स्टैग्फ्लेशन पे। तो स्टैग्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन के पॉजिटिव आउटकम हमें फील नहीं होते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है, देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, महंगाई तो है, बट ग्रोथ नहीं है। अभी हमने देखा ना, ग्रोथ होनी चाहिए, महंगाई से ग्रोथ बढ़ती है, बट ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा
अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होना चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम पे, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगे, ये दोनों चीजें हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैग्फ्लेशन। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गिव अ सिंपल डेफिनेशन। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे कि स्टैग्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में जिसमें महंगाई के साथ में ग्रोथ नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। इस तरीके से जनरल डेफिनेशन में इसका इंट्रोडक्शन। देन कम टू द मेन पॉइंट कि इंडियन इकोनॉमी में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं दोनों पार्ट में बताना है। अब इफ यू आर गोइंग टू न्यूज़पेपर, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप अवेयर हो क्या चल रहा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन की कोई नोट्स मेकिंग नहीं होती है। स्टैग्फ्लेशन एक बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब बहुत एक पार्ट है, एक सब पार्ट है किसी चीज का इन्फ्लेशन का। तो वहां से क्वेश्चन क्रिएट होना, आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। बट अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आप अवेयर हो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। क्या इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है स्टैग्फ्लेशन? तो ये पता करने के लिए आपको कुछ पॉइंट सोचने पड़ेंगे। क्या इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन था? महंगाई तो थी। क्या अनएम्प्लॉयमेंट था? तो अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा गया, सुना होगा आपने, बेरोजगारी बढ़ गई, रेट डेटा आए थे कई सारे ऐसे, उससे पता चला कि बेरोजगारी बढ़ी है। साथ में ये भी देखा गया कि जो ग्रोथ है इंडिया की वो भी डाउन हुई, कई बार बीच में कम ग्रोथ हुई, ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं स्टैग्फ्लेशन को शो कर रही थी। बट हम कंप्लीटली क्यों नहीं कह सकते? अब जैसे पहले जब आप पॉइंट दोगे कि एग्री करते हो यस वाले में, आप बताओगे कि देखो महंगाई थी, महंगाई के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट था, प्राइस बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, ग्रोथ कम देखने को मिली, ठीक है। तो ये सब पॉइंट बताएंगे कि हाँ स्टैग्फ्लेशन सिचुएशन थी। बट आपको नो वाला पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आ, तो ग्रोथ अच्छी चल रही है, ग्रोथ वो कुछ टाइम के लिए लो हुई थी, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी है। उसके अलावा आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे जो बीच में महंगाई इन्फ्लेशन का बढ़ना, वो हमेशा इन्फ्लेशन नहीं रहा, कई बार इन्फ्लेशन डाउन भी था। कुछ इन्फ्लेशन सीजनल चीज़ों की वजह से, कुछ जो रीज़न थे वो एडवांस वाले रीज़न थे, ज़्यादा ब्रॉड रीज़न नहीं थे। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कई जगह पे बढ़ा, इस तरीके के बता के हम जस्टिफाई करना चाहेंगे कि हाँ कंप्लीटली ऐसा नहीं है। बैलेंस ओपिनियन देना जरूरी होता है। नाउ कम टू द मॉडल आंसर, जल्दी से उस पर डिस्कस करते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। स्टैग्फ्लेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करने के लिए कहा, तो इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी जहां पे इन्फ्लेशन डज नॉट पुश इकोनॉमिकल ग्रोथ इन अ कंट्री, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ अलोंग विद हायर एम्प्लॉयमेंट। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी की जहां पे इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होती है इन्फ्लेशन से, स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, साथ में हायर एम्प्लॉयमेंट, तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो स्टैग्फ्लेशन में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आप एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस स्टैग्फ्लेशन कर रही है ऐसा कहा जा सकता है, इट मे बी सेड बिकॉज रिटेल इन्फ्लेशन 2022 में 7.8 तक पहुंच गई थी। जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने डिक्लेयर किया था कि 8 साल के हाईएस्ट लेवल पर रिटेल इन्फ्लेशन पहुंचा। रिटेल इन्फ्लेशन जिसपे हम खरीदते हैं एमआरपी वाला प्राइस, होलसेल वाला नहीं, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया अपने 8 सालों के। तो महंगाई थी। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पीछे हमने देखा, जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई वर्ल्ड में, तो क्रूड ऑयल प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, एडिबल ऑयल हम मंगाते हैं, उस सब के प्राइस में जो है प्राइस बढ़े। उसके अलावा एग्रीगेट इकोनॉमी एक्सपीरियंस ग्रोथ, ओवरऑल तो ग्रोथ देखी टोटल में, बट ग्रोथ जो है टॉप लेवल पे थी। वर्कर्स, फार्मर्स, एमएसएमई ये पूरे ग्रोथ में रहे, इसका मतलब ग्रोथ भी वो, जो ग्रोथ ओवरऑल देखी गई वो कई सारे सेक्टर में पिछड़ा हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली ग्रोथ फेज में थी। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई पहुंचा, सीएमआई की रिपोर्ट थी 7.83% अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी शो कर रहा है स्टैग्फ्लेशन सिचुएशन। बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने पर ग्रोथ पे असर पड़ा। बाकी उसके बाद में इंडस्ट्री पे असर पड़ा, प्राइस महंगी हुई, तो ऑटोमोबाइल वगैरह पे असर पड़ा इस चीज का। लेकिन ये हाफ ट्रूथ है, इसका मतलब दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है स्टैग्फ्लेशन ही है। तो 7.8 की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी 2022-23 के लिए आरबीआई ने, वन ऑफ द हाईएस्ट। और आरबीआई नहीं, आईएमएफ वगैरह जो बाकी इंस्टीट्यूशन है जो प्रोजेक्ट करते हैं ग्रोथ रेट को, उन्होंने भी कहा कि इंडिया की ग्रोथ हाई रहने वाली। ग्रोथ हाई मतलब स्टैग्फ्लेशन नहीं हो सकता। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यूक्रेन में ईजिंग, एशिया यूक्रेन वो काफी टाइम से चल रहा है, सिचुएशन थोड़ी ईज हो रही है, ढील दी जा रही है कई चीजों में, तो प्राइस कम हो रहे हैं और इन्फ्लेशन डाउन आ रही है।
उसके अलावा जो एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं वो क्लाइमेट वेरिएस, मतलब क्लाइमेट कंडीशंस का इम्पैक्ट है वो, ना कि कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है इकोनॉमी का। अनसीजनल बारिश का होना अचानक से, जैसे भी टोमेटो प्राइस बढ़ गए हमने देखा था, टोमेटो प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो अभी मॉनसून सीजन आया, बारिश हुई, डिसरप्शन हुआ, सप्लाई चेन बिगड़ गई, तो वो प्राइस 300 तक पहुंच गए। बट एक्चुअल में वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नहीं है कोई, वो सीजनल इम्पैक्ट है। हो सकते हैं वो डिस्कस करने का अलग मैटर है, बट जनरली वो सीजन की वजह से हुआ है, हाई रेनफॉल की वजह से हुआ है। तो उसको एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फ्लो स्टैग्फ्लेशन जैसा डिक्लेयर नहीं करा जा सकता इन्फ्लेशन को। ग्रोथ तो है इंडियन इकोनॉमी में, वो क्यों देखने को मिलता है, जीएसटी रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रहा है अपने, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब सीधा सा है कि लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, परचेस हो रहा है। जीएसटी तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, फाइनल वैल्यू पे लगता है, इसका मतलब कंज्यूमर खरीद रहा है तो रेवेन्यू जा रहा है सरकार पे। तो टैक्स बढ़ने का मतलब है कि ग्रोथ तो है, प्रोडक्शन है, इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है। एनर्जी डिमांड, अब एनर्जी डिमांड जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा करती है, क्यों करती है, उनको प्रोडक्शन करना है, अगर प्रोडक्शन नहीं करना हो तो एनर्जी डिमांड नहीं करेंगी। तो डिमांड है, इसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब जीडीपी बढ़ रही है। उसके अलावा मर्केंटाइल एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो कि काफी वन ऑफ द हाईएस्ट रहा कई सालों। इतना ज्यादा मर्केंटाइल एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम प्रोड्यूस करते हैं तभी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो साइन दिखाता है ग्रोथ का। तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं, कम नहीं रही, ग्रोथ हुई है इंडियन इकोनॉमी की, जो स्टैग्फ्लेशन वाली सिचुएशन के अगेंस्ट बात करता है। नाउ क्या कह सकते हैं हम कि ये ट्रूली स्टैग्फ्लेशन सिचुएशन में इंडिया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं हम रिलैक्स हो जाएं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चैलेंजेस टेकल करने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे, ठीक है, और फोकस मस्ट बी ऑन रिस्ट्रिक्टिंग द इन्फ्लेशन इन आरबीआई लिमिट, जो आरबीआई की लिमिट है 2 से 6% की, उसके अंडर में रखें इन्फ्लेशन को, जिससे कि रियल ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो रियल ग्रोथ को बिना कॉम्प्रोमाइज के इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कीपिंग पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आउट ऑफ द जीएसटी डिजाइन, जीएसटी से बाहर रखा गया है पेट्रोलियम को, क्या वो विशिएट करता है फिलॉसफी ऑफ वन नेशन वन टैक्स को? तो वन नेशन वन टैक्स की फिलॉसफी के साथ जीएसटी आया, गुड सर्विस टैक्स की, देश का एक टैक्स हो, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को उससे बाहर रखना, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करी गई है, तो वो उसके अगेंस्ट जाता है फिलॉसफी के, इन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर ये कहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर क्यों रखा गया है, ये बताओ, एक तो आपको रीजन पता होने चाहिए, और क्या इनको जीएसटी में लाया जाए, तो उस पर आपको ओपिनियन देंगे। सबसे पहले जीएसटी आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जीएसटी से स्टार्ट करना बेटर हो सकता है। अगेन, जब आप क्वेश्चन बता रहे होंगे, ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसका कंटेंट ऐसा नहीं है जो आप नोट्स मेकिंग कर सको जिसकी, ये भी आपके जो जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग है व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, क्या चल रहा है, उससे डेवलप होती है। अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के टाइम पे, काफी कोविड के बाद पेट्रोल प्राइस काफी हाई पहुंचे, उस हाई प्राइस में जो है स्टेट गवर्नमेंट उस पर बैट लगा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी, फिर कम करना उन्होंने स्टार्ट किया, फिर भी कम करने के बावजूद भी वो काफी हायर थे। तो जब स्टेट गवर्नमेंट भी बैट लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैट लगा रही है, तो रेवेन्यू आ रहा होगा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा होगा, जीएसटी में लाने से रेवेन्यू कम हो सकता है, तो वो क्यों लाएंगे, ये दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा जब स्टेट अपना टैक्स लगा सकती है, जीएसटी में आने के बाद में स्टेट की पावर चली जाएगी, तो स्टेट क्यों चाहेगा, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो जब आप बताओगे कि व्हाई इट वाज नॉट इंक्लूडेड, तब आप स्टार्ट करोगे पॉइंट कि क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, तो आपको बताना है कि हाँ स्टेट को लॉस हो जाएगा, सेंटर को लॉस हो जाएगा, और ये लॉस होने से क्या होता है, ओवरऑल आप खर्चा नहीं कर पाओगे लोगों पे जो स्कीम वगैरह होती है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सेंटर पे बिलीव नहीं होता है कि वो सही टाइम पे दे देंगे, इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हो। अब ये चीजें जनरल अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन नॉट ऑलवेज मेक नोट्स कि हाँ इसके नोट्स होने चाहिए मेरे पास में, नहीं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो यू विल बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। क्या लाना चाहिए, ला सकते हैं, क्यों नहीं लाएं, क्योंकि अगर जीएसटी में आएगा तो पेट्रोल प्राइस कम हो जाएंगे, हमें फायदा होगा, जो इंडस्ट्री पेट्रोल यूज करती है उनको फायदा होगा, वो पॉइंट आप लिख सकते हो। हाँ इट शुड बी ब्रॉड, और वन टैक्स वन फिलॉसफी आपकी कंप्लीट होगी, वो वाली बात कर सकते हैं हम इसमें। बट बाद में हम जब कंक्लूड करेंगे तो हम कह देंगे हाँ लाना तो चाहिए, लाओ, बट स्टेट का ध्यान रखो, जो स्टेट है
वो जो सेंटर पे बिलीव करें उनको जीएसटी का रेवेन्यू टाइम से मिले, उनको ज़्यादा थोड़ा बेनिफिट दिया जाए, ये सब चीज़ें करके ले आओ इसको एम्बिट में, इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कम टू द मॉडल आंसर। देखिए जीएसटी की डेफिनेशन, और जीएसटी जिनको नहीं पता है समझा देता हूँ। जीएसटी क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स है, हर एक वैल्यू पे लगता है। वैल्यू पे लगने का मतलब क्या है? आप वीट से, गेहूं से उसका आटा बना रहे हो। अब गेहूं का प्राइस 20 रुपए है, आटे का 30 रुपए है, गेहूं का 30 है, आटे का 40 है। तो ये जो 10 रुपए का प्राइस बढ़ रहा है, दैट दैट इज वैल्यू एडिशन। गेहूं में वैल्यू एडिशन हो गया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। फिर गेहूं से सपोज करो ब्रेड बन गया, वैल्यू एडिशन, अगेन ब्रेड ज़्यादा महंगा बिकेगा आटे के प्राइस से। देन ब्रेड से कुछ और बन गया, सैंडविच, पैकेट, कुछ भी जो चीज़ें बन रही है, दैट्स अगेन वैल्यू एडिशन। तो हर एक वैल्यू एडिशन पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता था, जिसको पहले वैट बोलते थे। अभी भी लगता है कुछ चीज़ों पे, बट जो जीएसटी में उन पे वैट नहीं लगता। लेकिन ये हर एक लेयर पे अलग अलग होता था। अब क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा उसको सबको एक जगह कैलकुलेट करके वन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। मतलब फाइनल जहाँ पे वो परचेज किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूमर को परचेज करेगा, सर्विस और गुड हो, वहां पे जाके वो फाइनल टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। नया 16 में इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस क्या था? पर्पस हैविंग वन टैक्स फॉर ऑल नेशन, एक टैक्स फॉर एक नेशन के लिए। उस समय इंट्रोडक्शन के टाइम पे कुछ चीजों को बाहर रखा है जीएसटी से। सिंपल इंट्रोडक्शन है, आपने जीएसटी के बारे में बताया, साथ में हिंट दे दी कि हाँ सब चीजों को इंक्लूड नहीं करा गया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन, पेट्रोलियम को क्यों बाहर रखा गया? तो दोनों ही सेंटर स्टेट अनविलिंग रहते हैं, क्योंकि दोनों की रेवेन्यू की मेजर सोर्स है। चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, बहुत ज्यादा बेट लगाते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइस काफी हाई हैं, तो उनका रेवेन्यू काफी आता है उससे। ठीक है, तो वो क्यों चाहेंगे उसको जीएसटी में लाना? क्योंकि जीएसटी की जो हाईएस्ट स्लैब है 28% है। जीएसटी में 4 स्लैब में टैक्स लगता है, 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% एंड 28%। 28% हाईएस्ट टैक्स लगाया जा सकता है जीएसटी में, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो जो पेट्रोल होते हैं उन पे 100% तक वैट लगता है। इसका मतलब अगर 50 रुपए का पेट्रोल है एक्चुअल में जो आ रहा है तैयार हो, तो उस पर 50 रुपए गवर्नमेंट लगा रही है टैक्स के, पूरा 100% टैक्स। तो अगर जीएसटी में ले आएगा 28%, गवर्नमेंट का नुकसान, वो 72% टैक्स लॉस कर देंगे। तो वो क्यों चाहेंगे लाना उसमें? उसके अलावा 33% स्टेट का रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। टोटल रेवेन्यू जितना स्टेट जनरेट करती है टैक्स कलेक्शन अपना पर्सनल जीएसटी के अलावा, जो स्टेट जीएसटी है उसमें 33% केवल पेट्रोल से आता है। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू का शेयर लॉस कर जाएंगे अगर ये जीएसटी में चला गया। हिस्सा मिलेगा उनको, बट कितना मिले? कम तो मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जीएसटी में वो कम हो जाएगा। कितना मिले, कितने टाइम पे मिले, वो सब प्रॉब्लम आएंगी स्टेट्स को, इस वजह से नहीं रखा। बाकी रेवेन्यू लॉस की वजह से हेल्थ, एजुकेशन या जो नेसेसरी स्कीम है उन पर खर्चा कम करना पड़ सकता है अगर नहीं हो पाए इतना रेवेन्यू। उसके अलावा स्टेट, अगर स्टेट पे रेवेन्यू उतना एक्स्ट्रा होता है तो जो अचानक से आने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें वो खर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड, जब कोविड का टाइम आया, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो भी स्टेट की हेल्प नहीं कर पा रही थी, उस पर खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था। बस उन्होंने लोन के टर्म्स थोड़े ईज कर दिए थे, बाकी कि लोन ले सकते हैं आप, खुद से कोई ऐसा सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाए थे। अगर स्टेट पर रेवेन्यू था तो वो अपनी तरफ से पुश कर पाए थोड़ा बहुत, अदरवाइज कुछ पैसा नहीं होगा, स्टेट सेंटर ने कई बार हाथ खड़े कर दिए, बोले प्रॉब्लम है, हम पे बहुत पैसे नहीं है, तो वो अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो जीएसटी कंपेंसेशन होता है, जीएसटी कंपेंसेशन कंपेंसेशन क्या है? सपोज करिए स्टेट 100 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे जीएसटी से पहले, बट जीएसटी लगने के बाद जब सेंटर ने उसको कलेक्ट किया, उसके बाद में स्टेट को हिस्सा मिला, तो हिस्सा मिलने पर उनको 80 रुपए आ रहे हैं केवल, तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसको कंपेंसेट करना है सेंटर को, वो एक्स्ट्रा 20 रुपए देंगे। तो ये एक्स्ट्रा वाला ये है, इसमें डिले होता है क्योंकि शुरू के 5 साल कहा गया था, 5 साल को फिर 5 साल बढ़ा दिए गए हैं, वैसे कि शुरू के 5 साल जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में सेंटर कंपेंसेट करेगा। लेकिन वो डिले करते हैं कई बार कि काफी टाइम हो गया अब तक वो कंपेंसेशन वाला पैसा दिया नहीं, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट आता है स्टेट में। सपोज कीजिए पेट्रोल जीएसटी में आ गया और सेंटर ने कह दिया कि आपको जो रेवेन्यू में नुकसान होगा इसके आने की वजह से, वो हम आपको कंपेंसेट कर देंगे, लेकिन वो डिले कर रहे हैं, ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट स्टेट के बीच में है, मतलब स्टेट सेंटर को लेकर रखते हैं। उसके अलावा सेस सरचार्ज जो सेंटर लगाता है, दैट्स वन इम्पोर्टेंट थिंग। समझते हैं सेस सरचार्ज क्या होता है? तो सेस जो है वो
सेस सरचार्ज एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है, ये जैसे सपोज कीजिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वेट लगा दिया या जीएसटी लगा दिया किसी चीज पे, उसके बाद में गवर्नमेंट कहती है कि हमें हेल्थ पे खर्चा कम हो रहा है, हमारा हेल्थ पे खर्चा करने के लिए इतने पैसे नहीं है, तो हम एक हेल्थ सेस लगाते हैं कि पेट्रोल पे 4% हेल्थ सेस लगेगा। अब ये हेल्थ सेस का मतलब है कि जो भी 4% हम कलेक्शन करेंगे टैक्स का एक्स्ट्रा, जनरल टैक्स है, वो सब हेल्थ में खर्चा करेंगे। ऐसी एजुकेशन सेस लगा सकते हैं, तो इस टाइप के सेस सरचार्ज लगते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो सेस सरचार्ज का हिस्सा होता है वो स्टेट के लिए नहीं होता है। जो सेस सरचार्ज कलेक्ट करेंगे वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, स्टेट का हिस्सा उसमें नहीं होता है। इस वजह से स्टेट अगर पेट्रोल वहां जाता है और पेट्रोल पे गवर्नमेंट सेस सरचार्ज लगाएगी, ऑब्वियसली वो सेस सरचार्ज का हिस्सा स्टेट को नहीं मिलने वाला, ये प्रॉब्लम। पेट्रोल के प्राइस काफी फ्लक्चुएट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हो सकता है टैक्स स्लैब जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़े, 5 से 12 18 28, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन क्यों लाया जाना चाहिए इस पर बात करते हैं। तो जो इनिशियल लॉजिक क्या था गवर्नमेंट का जब स्टार्टिंग में लाया गया था, कि जब जीएसटी आएगा स्टार्टिंग में, जीएसटी से शुरुआत में रेवेन्यू कम जनरेट होगा। ऑफ कोर्स जब जीएसटी आया था तो कई सारे जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी उनको प्रॉब्लम पड़ी, तो सरकार पे टैक्स कलेक्शन कम हुआ स्टार्टिंग में, तो लॉस जो हो गए पूरा सिस्टम चेंज करने में, टैक्स का सिस्टम चेंज करने में, उस लॉस को कवर करने के लिए हम कुछ चीजें जीएसटी से बाहर रखेंगे जिससे इतना रेवेन्यू आ सके वो लॉस कवर हो जाए। उसमें एक चीज थी पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट, तो ये लॉजिक था। बट अब ये लॉजिक काम नहीं करता है, क्योंकि अब जीएसटी अपनी हाई पे पहुंच चुका है कि वो काफी टैक्स कलेक्शन हो रहा है जीएसटी की तरफ से। जीएसटी में ऑल टाइम हाई रहा, 1.62 लाख करोड़ समथिंग रेवेन्यू जनरेट करा जीएसटी से। तो अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो ये हटा लेना चाहिए वहां से और जीएसटी में लेना लेकर आना चाहिए इसको। उसके अलावा कंज्यूमर को बहुत फायदा होने वाला है जीएसटी में आने से। क्यों? पेट्रोलियम एक तो हम डायरेक्ट खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कई सारे बन के आते हैं, इसमें पेट्रोलियम यूज होता है, तो वो सब प्राइस कम हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कैब हो गया, बस कैब के चार्ज हो गए, टैक्सी, बसेस का, इन सब में फ्यूल पेट्रोल यूज होता है या डीजल यूज होता है, तो इन सब के प्राइस भी कम होंगे। इन सब के प्राइस कम होंगे तो फिर कंज्यूमर को फायदा। तो प्राइस, कैब, एलपीजी, ये सब कम हो जाएंगे, हमें फायदा होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो सकती है इससे? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पे एज अ फ्यूल। तो फ्यूल मतलब इनपुट, इनपुट अगर उनको कम खर्चे में चीप इनपुट मिल जाएगा तो प्रोडक्ट चीप बनाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगी, ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, बाकी हमें फिर सस्ता पड़ेगा वहाँ बनने के बाद में। और जो इंडस्ट्री स्पेसिफिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है उनको तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। उसके अलावा वन नेशन वन टैक्स का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है। और पॉलिटिक्स नहीं होगी पेट्रोलियम प्राइस को लेके। एक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है पेट्रोलियम प्राइस को लेके, स्टेट दूसरे पे ब्लेम करती हैं इलेक्शन के टाइम पे कि हम वहां हैं, हमने पेट्रोल पे बैट इतना लगा रखा है, आपने इतना लगा रखा है। एक टैक्स हो जाएगा तो ये पॉलिटिक्स वाला खेल खत्म हो जाएगा। अब कंक्लूजन के लिए वही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाया जाना चाहिए जीएसटी के अंदर, ले और बेनिफिट जिससे मिल सके लोगों को हर एक स्टेटा के, क्योंकि पेट्रोल ऑलमोस्ट हर एक स्टेटा के लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल या अपने किसी व्हीकल में। फुलफिल वन नेशन वन टैक्स गोल, वन नेशन वन टैक्स का जो हमारा ये है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ये जो लाया जाए जीएसटी के अंदर, ये स्टेट की सहमति के साथ लाया जाना चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस में लेके आओ, जीएसटी फंक्शन को ज्यादा फेडरल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जीएसटी डिसीजन पूरे स्टेट की सहमति से हो, स्टेट की बात मानी जाए, वो विश्वास लेकर आए सेंट्रल स्टेट के अंदर कि हाँ हम आपको कंपेंसेशन देंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। अगर ये बिलीव आता है, उस सहमति से आता है, तो ये लाया जा सकता है, जिससे हमारा ही फायदा होगा, ओवरऑल सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, इनके पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली अगर आप कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो 1 मंथ में यू कैन अटेम्प्ट, 1 डे में 2 क्वेश्चन, 30 डेज में 60 क्वेश्चन, 5 मंथ्स में यू कैन हैव 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन अगर आप इतनी डेप्थ में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी जाएगी आपके आंसर राइटिंग में। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रिलीजियस इन अटेम्प्टिंग, ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी, और डेली इसमें रहना पड़ेगा। उसके अलावा
जो मैं कहता हूँ कि ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़ के थ्रू आएगी। तो न्यूज़ के लिए या तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए पूरा, आई ऑलवेज रिकमेंड न्यूज़पेपर से गो थ्रू कीजिए। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं डेली एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर का उसका इन डेप्थ एनालाइज करता हूँ, तो आप उस एनालिसिस को देख सकते हैं। 10 to 20 मिनट की एक वीडियो उस एडिटोरियल का होती है, बट जो भी चीज़ चल रही होगी आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। अगर उससे क्वेश्चन टच भी होता है चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, तो यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आई कैन टैकल, आप उसको टैकल कर सकते हो। कॉन्फिडेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो आप इनके नोट्स टाइप के हैं मॉडल आंसर, एग्जैक्ट कॉपी करने का कोई नीड नहीं है, जस्ट पॉइंट नोट डाउन करिए। डेटा जो होता है दैट्स वेरी क्रूशियल, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का डेटा जरूरी नहीं स्टैग्नेशन में यूज हो रहा है, जो भी डेटा है ये मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इतना हो गया, ये कई जगह यूज हो सकता है। तो डेटा आप यूज करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या नॉलेज स्पेसिफिक जो आपको अब तक नहीं थी वो आप नोट डाउन करिए अपने कहीं पे। और बाकी चैनल से जुड़े रहिए, इसमें प्लेलिस्ट जो बाकी पड़ी हुई हैं उनको देखिए, और प्रोग्रेसिव रहिए थोड़ा सा, ऑनेस्टी दिखाएंगे तो आपको उसमें प्रॉपर ग्रोथ होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अगर पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।